नमस्कार दोस्तों, मैं के उमराव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल यूजे पाठशाला में। दोस्तों, हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं तो सरकारी शिक्षक बनने का मौका पाने के लिए हमारे चैनल यूजे पाठशाला को जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना कभी मत भूलिएगा। दोस्तों, आज हम लोग अंग्रेजी विषय में यूजेज ऑफ एडजेक्टिव्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी जितने भी महत्वपूर्ण एडजेक्टिव्स हैं उनके प्रयोग के बारे में एग्जाम्पल सहित पढ़ेंगे, जिससे हमें अच्छे से क्लियर होता चला जाए। दोस्तों, टॉपिक स्टार्ट करने के पहले आपको बता देना चाहते हैं कि हमारे चैनल यूजे पाठशाला में यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट, एमपी टेट और अदर स्टेट के जितने भी शिक्षक भर्ती परीक्षाएं होती रहती हैं, यानी टेट एग्जाम्स होते रहते हैं, उनकी अच्छे से चैप्टर वाइज तैयारी कराई जाती है और कुछ नए तरीके से हम लोग इसमें सीखते हैं। महत्वपूर्ण उदाहरण और नियमों के सहित इसमें हम सीखेंगे। तो एक सरकारी शिक्षक का पद आप निश्चित करने के लिए हमारे चैनल यूजे पाठशाला से जुड़े रहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर मेरा वीडियो आप स्टार्ट करने जा रहे हैं तो कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठिए और इसके साथ साथ अपने स्वयं के नोट्स बनाते चलिए, जिससे आपको और ज़्यादा अच्छे से क्लियर होता जाए। तो दोस्तों, आते हैं अपने टॉपिक में, यूजेज ऑफ एडजेक्टिव। हम लोग एडजेक्टिव और उसके काइंड्स के बारे में पढ़ चुके हैं दोस्तों। अब आते हैं हम उसके प्रयोग देखेंगे। कुछ महत्वपूर्ण एडजेक्टिव्स हैं जिनके बारे में टेट एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है, तो उनके बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। तो सबसे पहला आता है हमारा जो एडजेक्टिव है, सम और एनी। हम 2 या 3 करके एक साथ पढ़ते चलेंगे, उनके बारे में अंतर भी देखते चले जाएंगे। इनका अंतर क्या होता है, इनका अर्थ क्या होता है, इनके यूज क्या होते हैं, एग्जाम्पल सहित पढ़ेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग सम और एनी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले सम का स्टार्ट करते हैं। सम का अर्थ क्या होता है दोस्तों? सम का अर्थ होता है कुछ, ये सभी लोग जानते हैं दोस्तों। और इसका प्रयोग कहाँ पे करते हैं? इसका प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है। कहाँ पे होता है? अफर्मेटिव सेंटेंस। हम लोग सेंटेंस पढ़ चुके थे दोस्तों, उसमें अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ा हुआ था, तो वहीं अफर्मेटिव सेंटेंस में हमारा सम का यूज होता है। और एनी का अर्थ के बारे में बात करते हैं। सम का अर्थ हमारा कुछ और एनी का अर्थ होता है कोई। क्या होता है दोस्तों? एनी का अर्थ होता है हमारा कोई। और इसका प्रयोग की बात करते हैं तो हमारा जो सम था वो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज होता था, और ये जो है एनी है वो नेगेटिव तथा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में प्रयोग होता है। एनी का प्रयोग हम लोग नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में करते हैं और सम का प्रयोग करते हैं हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस में। अब इनका यूज देख लेते हैं एग्जाम्पल के द्वारा। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है, आई हैव रीड सम बुक्स। आई हैव रीड सम बुक्स, ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पे हम लोग बुक्स के पहले सम का यूज करे हैं। बुक्स के पहले सम का यूज किया गया है। मेरे पास कुछ किताबें हैं, इसमें ये अफर्मेटिव सेंटेंस था, इसलिए हमने यहाँ पे सम का यूज किया हुआ है। इसके बाद दूसरे एग्जाम्पल में आते हैं। दे हैव नॉट रीड एनी बुक। अब यहाँ पे दोस्तों देख लिए कि बुक के पहले हम लोग सम का यूज नहीं किए हुए हैं, वहाँ पे हम लोग एनी का यूज किए हुए हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है। कैसा है? नेगेटिव सेंटेंस है, इसलिए हम लोग यहाँ पे एनी का यूज करे हुए हैं। कैसे? दे हैव नॉट रीड एनी बुक, यानी उसने एक भी किताब नहीं पढ़ रखी है। उसने एक भी किताब नहीं पढ़ रखी है, इसका ये मतलब नेगेटिव है, इसलिए यहाँ एनी का प्रयोग हुआ है। इसके बाद आते हैं दोस्तों, हैव यू गॉट एनी न्यूज़। हैव यू गॉट एनी न्यूज़, ये हमारा दोस्तों देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है और हमारा हैव से स्टार्ट है, यानी सहायक क्रिया से स्टार्ट है, इसलिए हमारा ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और हमने बताया कि एनी का यूज नेगेटिव के साथ साथ इंट्रोगेटिव में भी करते हैं, तो यहाँ पे हमारा एनी का यूज इंट्रोगेटिव में भी हुआ है। कैसे? हैव यू गॉट एनी न्यूज़। अब यहाँ पे सम न्यूज़ कर देते तो हमारा वहाँ पे एरर हो जाता। ऐसे ही करके क्वेश्चन हमारा पूछ सकता है, यहाँ पे सम लगा होगा और पूछेगा एरर क्या है, तो हमें बताना होगा यहाँ पे सम हमारा एरर हो जाएगा। यही क्वेश्चन आते हैं दोस्तों ऐसे। तो देखते चलिए और आगे। तो अगले हैं लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल। लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल के बारे में पढ़ेंगे, इनका यूज पढ़ेंगे, इनका अर्थ पढ़ते हैं पहले। तो क्या होता है? इनका प्रयोग वस्तु की मात्रा या परिमाण बताने के लिए होता है। क्या होता है? कैसे होता है? इनका प्रयोग वस्तु की मात्रा यानी क्वांटिटी और परिमाण बताने के लिए होता है।
तो ये हमारा हो जाएगा लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल। अब इनका यूज अलग अलग पढ़ेंगे दोस्तों। लिटिल का यूज अलग होता है, ए लिटिल का यूज अलग होता है, द लिटिल का यूज, और इनके अर्थ भी अलग अलग होते हैं। कैसे होते हैं? तो सबसे पहले लिटिल का यूज करते हैं। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है ना होने के बराबर, मतलब ना के बराबर। कहते नहीं, ना के बराबर मतलब बिल्कुल सा थोड़ा लेकिन कुछ भी ना हो, ऐसा हो कि बिल्कुल ना के बराबर हो, तो वो वहाँ पे हमारा लिटिल हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? लिटिल का यूज किया जाएगा। कमी की भावना पर बल देने के लिए प्रयोग होता है। कमी की भावना पर बल देने के लिए प्रयोग होता है, मतलब ना के बराबर के लिए ये यूज होता है लिटिल का। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्तों इसके। क्या है? देयर इज ए लिटिल वाटर इन ग्लास। देयर इज ए लिटिल वाटर इन ग्लास। तो यहाँ पे लिटिल का अर्थ क्या होगा? बिल्कुल ना के बराबर। तो इसका अगर अर्थ निकालेंगे तो होगा ग्लास में बिल्कुल ना के बराबर पानी है। ना के बराबर पानी है, बिल्कुल सा ना के बराबर, मतलब ऐसा है कि बिल्कुल ना के बराबर पानी है। तो ये हो जाएगा हमारा लिटिल का यूज। और इसके आगे एक और एग्जांपल है, वो देख लेते हैं। देयर इज ए लिटिल चांस ऑफ हिज सक्सेस। देयर इज ए लिटिल, देयर इज ए नहीं होगा, देयर इज लिटिल चांस ऑफ हिज सक्सेस। अगर ए लिटिल हो जाएगा तो वहाँ पे अर्थ अलग हो जाएगा, उसका अर्थ आगे पढ़ेंगे हम लोग दोस्तों। तो यहाँ पे सिर्फ लिटिल होगा, यानी ना के बराबर के लिए हम लोग लिटिल का यूज करते हैं। तो यहाँ पे ये भी है कि सफलता के लिए, यानी उसकी सफलता के लिए ना के बराबर चांस है, यानी कोई चांस ही नहीं है। और जैसे यहाँ पे कोई चांस ही नहीं है तो इसीलिए यहाँ पे लिटिल का यूज किया गया है। वैसे वहाँ ग्लास में वाटर था तो बिल्कुल भी वाटर नहीं था, इसलिए ना के बराबर वाटर था, इसलिए वहाँ लिटिल का यूज किया गया था। तो ये हुआ हमारा लिटिल का यूज, यानी ना के बराबर का अर्थ आए, यानी बिल्कुल भी ना हो, उसमें ना के बराबर आए, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? लिटिल लग जाएगा वहाँ पे। इसके आगे आते हैं दोस्तों, ए लिटिल के बारे में पढ़ेंगे। ए लिटिल क्या है, इसका अर्थ देखते हैं पहले। तो इसका अर्थ क्या है ए लिटिल का? कुछ परंतु आवश्यकता से बहुत कम। कुछ लेकिन आवश्यकता से बहुत कम। कुछ तो हो लेकिन हमारे वो काम का ना हो, यानी वो हमारे काम का ना हो, हमारी आवश्यकता से बहुत ही कम हो, तो वहाँ पे हमारा ए लिटिल लगेगा। और इसका प्रयोग कहाँ पे करते हैं दोस्तों? इसका प्रयोग करते हैं पॉजिटिव अर्थ में होता है। इसका प्रयोग जो होता है वो पॉजिटिव अर्थ में होता है। एग्जाम्पल में समझते हैं इसको। कहता है गो एंड ब्रिंग ए लिटिल मिल्क। गो एंड ब्रिंग ए लिटिल मिल्क, यानी जाओ और कितना? कुछ मिल्क, यानी क्या ले आओ? दूध ले आओ। जाओ और कुछ मिल्क यानी दूध ले आओ। कुछ का यहाँ मतलब क्या हो जाएगा? कुछ यानी आवश्यकता से बहुत कम। तो यहाँ पे बिल्कुल सा हल्का सा होगा, यानी उसको आवश्यकता है 1 गिलास वाटर की, तो उसको मिला बिल्कुल कुछ ही मात्रा में, मतलब इतना मिला कि उसकी आवश्यकता से बहुत कम है। यानी उसको खीर बनानी है और उसको 1 गिलास दूध की आवश्यकता है और 1 गिलास भी नहीं मिला, यानी आधा गिलास से भी कम मिला, तो वहाँ पे हम लोग ए लिटिल का प्रयोग करेंगे। वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? ए लिटिल का यूज करेंगे। गो एंड ब्रिंग ए लिटिल मिल्क, यानी कुछ मिल्क लाओ। इसके बाद आता है एग्जाम्पल, ए लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग। ए लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग। तो ये कहावत भी है दोस्तों, ए लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग, यानी कुछ ज्ञान, यानी बहुत थोड़ा सा ज्ञान घातक हो सकता है, यानी डेंजरस मतलब खतरनाक वस्तु है, यानी थोड़ा ज्ञान खतरनाक वस्तु माना गया है ये। तो ए लिटिल यहाँ पे क्या यूज किया गया है? बहुत कम ज्ञान के लिए यूज किया गया है, मतलब बहुत कम के लिए यूज किया गया है, जिससे हमारा काम ना हो पाएगा। मतलब हम लोग इतना ज्ञान है, हमें मैथ का भी ज्ञान नहीं है कि हम जोड़ घटाना भी कर सकें, तो वो हमारा ज्ञान बहुत कम है। क्योंकि अगर मार्केट में गए हमें पैसा का लेन देन करना है तो वो भी हम ना कर सकें, तो वो नॉलेज हमारे लिए बहुत कम हो जाएगी, यानी वो खतरनाक नॉलेज हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे ए लिटिल बहुत कम नॉलेज के लिए यूज किया गया है। तो ये हो गया हमारा ए लिटिल का यूज। तो ए लिटिल का यूज कहाँ पे करेंगे? जहाँ पे कुछ हो लेकिन हमारी आवश्यकता से बहुत कम हो, तो ये हमारा ए लिटिल का यूज हो जाएगा। इसके बाद आते हैं दोस्तों द लिटिल का यूज। तो द लिटिल का अर्थ होता है सबसे पहले ज़्यादा नहीं किंतु जितना है वह सब, मतलब उसके पास ज़्यादा तो नहीं है लेकिन जितना है वह सब, जितना है वह सब, तो उसके लिए हम लोग द लिटिल का यूज करते हैं। कैसे? एग्जाम्पल में देखते हैं। कह रहा है ए आई गैव
द बेगर द लिटिल मनी आई हैड, द लिटिल मनी आई हैड, इसके साथ आई हैड जरूर ऐसे वाक्य आगे जुड़े रहे होंगे, मतलब एक ना एक जुड़ा ही रहेगा आगे वाक्य, तो वहाँ पे हम लोग द लिटिल का यूज करेंगे दोस्तों, वहाँ पे द लिटिल का यूज करते हैं। तो कैसे, आई गैव द बेगर, आई गैव द बेगर द लिटिल मिल्क, मैंने दिया बेगर यानी भिखारी को द लिटिल मनी यानी ज़्यादा नहीं किंतु जितना मेरे पास था सब कुछ दे दिया, जितना मेरे पास था पूरी मनी यानी पूरा धन उसको दे दिया। तो ये यहाँ पे हम लोग द लिटिल का यूज करेंगे, यानी जितना है आपके पास, है ज़्यादा नहीं लेकिन जितना है आप पूरा उसको दे दें, तो वहाँ पे द लिटिल का यूज करेंगे। उसी के साथ आगे देखते हैं एग्जाम्पल, डू नॉट स्पॉयल द लिटिल मिल्क यू हैव, यू हैव आगे देखिए इसके साथ भी एक वाक्य जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे भी हम लोग लिटिल के द लिटिल का यूज करेंगे, लिटिल के साथ में द का यूज अवश्य करेंगे। डू नॉट स्पॉयल मतलब बर्बाद मत करो, द लिटिल मिल्क यू हैव मतलब जितना भी दूध है आपके पास उतना बर्बाद मत करो, उतना भी बर्बाद मत करो। तो ये हुआ हमारा द लिटिल का यूज। तो द लिटिल का यूज हम लोग तीनों समझ चुके, लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल का यूज हम लोग अच्छे से समझा है दोस्तों। अब आगे आते हैं, इसके आगे कौन से एडजेक्टिव्स हैं उनके बारे में पढ़ते हैं, जैसे है मेनी और मच। मेनी और मच, तो मेनी का अर्थ क्या होता है दोस्तों, मेनी और मच की बात करें तो सबसे पहले मेनी का अर्थ बात करते हैं। तो मेनी का अर्थ में होता है संख्या में बहुत से, यानी यहाँ पे इससे संख्या प्रकट होती है, यहाँ पे मेनी से जो होता है हमारी संख्या प्रकट होती है, और इसका अर्थ क्या होता है, संख्या में बहुत से, बहुत से होता है, संख्या में बात करेंगे तो। और मच का अर्थ क्या होता है दोस्तों, मच के अर्थ की बात करें तो ये मात्रा में अधिक होता है, मतलब मात्रा में बहुत से। तो संख्या में अधिक की बात करें तो मेनी हो जाएगा, और मात्रा में अधिक की बात करें तो वहाँ मच हो जाएगा। और इससे यानी मच से वस्तु की मात्रा प्रकट होती है, वहाँ पे संख्या प्रकट होती है, यहाँ वस्तु की मात्रा प्रकट होती है। संख्या और मात्रा में डिफरेंस है, मेनी में संख्या हो जाएगी, मच में मात्रा हो जाएगी, इतनी सी बात है। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्तों। तो पहला एग्जाम्पल है, ही हैज़ नॉट लर्नड मेनी पोएम, ही हैज़ नॉट लर्नड मेनी पोएम्स। तो यहाँ पे हम लोग मेनी का यूज किए हैं, मेनी का यूज किए हैं। तो हमारी पोयम क्या है, हम पोयम को कैसे मतलब इसकी अगर बहुवचन बनाएंगे यानी प्लूरल फॉर्म बनाएंगे तो हम लोग किस में, संख्या में बढ़ाएंगे, पोयम्स को संख्या में बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे हमारा संख्या में बढ़ने के लिए क्या यूज किया जाएगा, मेनी पे यूज किया जाएगा। क्या यूज किया जाएगा, मेनी। हम लोग पोएम्स को देख के ही हम लगाएंगे आगे मेनी या मच का यूज करेंगे। तो यहाँ पे ही हैज़ नॉट लर्नड मेनी पोएम्स मतलब वह नहीं याद कर सकता कितनी, बहुत सारी पोएम्स, यानी बहुत सारी पोएम्स वह नहीं याद कर सकता। तो यहाँ पे मेनी का यूज किया गया है बहुत से के लिए, संख्या में, क्योंकि मेनी हमारी संख्या में बढ़ेगी वैल्यू। और उसके बाद आता है ही हैव नॉट मच मनी टू हेल्प यू। अब मनी का यूज किया गया, यहाँ पे मनी वर्ड जो यूज किया गया है, मनी हमारा क्या है, इसको हम लोग मात्रा में बढ़ाएंगे। मनी हमेशा मात्रा में ही बढ़ती है, अधिक धन। अगर रुपए की बात करेंगे तो रुपए तो हमारा संख्या में बढ़ेगा, लेकिन अगर मनी की बात करेंगे यानी संपत्ति या धन की बात करेंगे तो हम लोग वहाँ पे मच का यूज करेंगे, मेनी का यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हमारा वी हैव नॉट मच मनी टू हेल्प यू, यानी उसके वह मतलब हमारे पास इतनी अधिक मनी नहीं है जिससे हम आपकी सहायता कर सकें, जिससे हम आपकी सहायता करें। तो यहाँ पे मच का यूज करेंगे अधिक मनी के लिए, यानी अधिक धन या संपत्ति के लिए मच का यूज करेंगे। वहाँ अगर पोएम्स हो गया और भी कोई संख्यात्मक चीज़ें हो जाएंगी तो वहाँ पे हम लोग मेनी का यूज करेंगे। अगर मात्रात्मक चीज़ों में अगर अधिक जोड़ेंगे तो उसमें मच का यूज करेंगे। तो इतना समझ लीजिए मेनी और मच के लिए। तो उसके बाद आते हैं दोस्तों, ईच और इवरी का यूज करेंगे। ईच और इवरी का यूज हम लोग पढ़ेंगे। तो ईच तथा इवरी दोनों का अर्थ क्या होता है, प्रत्येक। क्या होता है दोस्तों, प्रत्येक होता है दोनों का अर्थ। इसमें कुछ पॉइंट है वो देख लेते हैं। ईच का प्रयोग निश्चित संख्या के लिए होता है। ईच का प्रयोग जो होता है दोस्तों वो निश्चित संख्या के लिए होता है, किंतु इवरी का प्रयोग जो होता है वो अनिश्चित संख्या के लिए होता है। इवरी का प्रयोग होता है अनिश्चित संख्या के लिए। वो अभी एक और जो पॉइंट है उसमें क्लियर हो जाएगा आपको ये बात। तो कहते हैं ईच का प्रयोग 2 या 2 से
अधिक के लिए होता है। ईच का प्रयोग 2 या 2 से अधिक के लिए होता है, परंतु इवरी का जो प्रयोग होता है वो हमेशा 2 से अधिक के लिए ही होता है। समझ गए दोस्तों? ईच का प्रयोग हमारा 2 या 2 से अधिक के लिए होता है, 2 के लिए भी होता है और 2 से अधिक के लिए भी होता है, लेकिन इवरी का प्रयोग जो करेंगे हमारा हमेशा 2 से अधिक के लिए प्रयोग करेंगे। तभी कहता है कि अनिश्चित संख्या के लिए होता है हमारा इवरी का प्रयोग, और निश्चित संख्या के लिए ईच का प्रयोग होता है। तो हमारी ईच का प्रयोग करेंगे मतलब हमको वहाँ जितने लोग होंगे अगर ईच का प्रयोग करेंगे तो उनकी संख्या के बारे में हमको पता होगा, यानी निश्चित संख्या होगी वहाँ पे, तभी हम लोग ईच का प्रयोग करेंगे। इतना याद रखेंगे, निश्चित संख्या के लिए ईच का प्रयोग, चाहे वो 2 हो या 2 से अधिक हो। अगर 2 से अधिक है तो हम लोग इवरी का प्रयोग करेंगे, और ये भी ध्यान देंगे कि वहाँ पे अनिश्चित संख्या हो, मतलब 2 से अधिक हो और हमें पता ना हो वहाँ पे कितने लोग हैं, इसलिए इवरी का प्रयोग कर देंगे वहाँ पे। तो अब एग्जाम्पल में समझ लेते हैं किस तरह से। ईच ऑफ 2 बॉयज़ वाज प्रेजेंट। अब हमने कहा ईच ऑफ 2 बॉयज़ मतलब कि 2 लड़कों में से प्रत्येक वाज प्रेजेंट यानी उपस्थित था। अब हमको 2 बॉयज़ के बारे में पता है, यानी उन बॉयज़ के 2 जो लड़के हैं, हमें 2 लोग के बारे में बात कर रहा है, और उनकी संख्या जो है वो निश्चित है, यानी 2 जो संख्या है यानी 2 संख्या जो है वो हमारी निश्चित है, इसलिए यहाँ पे हम लोग ईच का प्रयोग करे हुए हैं। इसके बाद आता है एग्जाम्पल, ही नोज एवरी बॉय ऑफ द क्लास। ही नोज एवरी बॉय ऑफ द क्लास। अब इसमें हम लोग इस सेंटेंस में जो है हम लोग अगर पता करना चाहें कि कितने बॉयज़ हैं, यहाँ पे कितने बॉयज़ हैं, मान लीजिए पहले एग्जाम्पल में दे दिया कि 2 बॉयज़ हैं, यानी 2 लड़के हैं। अब यहाँ पे हमें क्लियर नहीं हो पा रहा है कि कितने लड़के वहाँ पे, यानी हमारा यहाँ पे अनिश्चित संख्या है, हमको पता नहीं है इस सेंटेंस के आधार पे। वैसे तो टीचर्स को पता होगा, स्कूल को पता होगा कितने बच्चे हैं उस क्लास में, लेकिन हमें इस सेंटेंस के द्वारा नहीं पता चल पा रहा है कि वहाँ कितनी संख्या है लड़कों की, इसलिए हम लोग यहाँ पे इवरी का यूज कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे ही नोज एवरी बॉयज लगेगा, ना कि ईच बॉयज लगेगा। वह जानता है प्रत्येक बच्चे को ऑफ द क्लास, यानी कक्षा के प्रत्येक बच्चे को वह जानता है, यहाँ पे ये अर्थ हो जाएगा। अब यहाँ प्रत्येक के लिए हम इवरी का प्रयोग करेंगे, क्योंकि 2 से अधिक है वो तो ठीक है, 2 के अधिक के लिए हम लोग ईच एवरी दोनों का यूज करते हैं। मेन है यहाँ पे अनिश्चित संख्या है, अनिश्चित संख्या है, इसलिए हम लोग यहाँ पे इवरी का प्रयोग करें, और निश्चित है इसलिए हम यहाँ पे पहले वाक्य में हम लोग ईच का प्रयोग किए। तो ये हुई हमारी ईच और इवरी की बात, बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू। अभी हम लोगों ने लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल के बारे में पढ़ चुके थे। अब हम लोग आते हैं फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू के बारे में पढ़ेंगे। तो ये शब्द जो होते हैं संख्या बताते हैं। क्या बताते हैं दोस्तों? संख्या बताते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फ्यू के बारे में। तो इसका तात्पर्य क्या होता है फ्यू का? इसका तात्पर्य होता है नहीं के बराबर। वही चीज़ लिटिल में जैसा था, ना के बराबर, लिटिल का यूज ना के बराबर, ऐसे यहाँ पे इसका अर्थ होगा, फ्यू का अर्थ होगा ना के बराबर, यानी नहीं के बराबर। और इसका अर्थ क्या होता है? नेगेटिव भाव प्रकट करता है। लिटिल भी नेगेटिव भाव प्रकट करता था। अब आगे आते हैं, इसके एग्जाम्पल में देखते हैं। लिखा है फ्यू स्टूडेंट्स कैन रन दिस रेस। नेगेटिव भाव वहाँ भी लिटिल था, यहाँ फ्यू भी है, एक ही है समझ लीजिए। तो हम लोग फ्यू का प्रयोग क्या करेंगे? ना के बराबर के लिए। जैसे कह रहा है फ्यू स्टूडेंट्स कैन रन दिस रेस, यानी ना के बराबर विद्यार्थी रन दिस रेस, यानी यह रेस दौड़ सकते हैं। ना के बराबर यानी बिल्कुल भी नहीं दौड़ सकते हैं, मतलब एक नकारात्मक भाव यहाँ पे प्रकट हो रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पे फ्यू का यूज करे हुए हैं। यहाँ पे ना द फ्यू लगेगा ना ए फ्यू लगेगा, सिर्फ लगेगा फ्यू। इसके बाद आते हैं ए फ्यू। तो ए फ्यू का मतलब होता है कुछ। ए फ्यू का मतलब होता है कुछ, बताया था ना कुछ। ए लिटिल का यूज कुछ, यानी आवश्यकता से बहुत कम, कुछ होगा लेकिन आवश्यकता से हमारा कम होगा, तो वहाँ पे ए फ्यू या ए लिटिल का यूज करेंगे। उसको रिलेट करके पढ़िए, ए फ्यू तो ए लिटिल, इसी तरह से। और इसमें क्या था? इससे पॉजिटिव भाव प्रकट होता है। ए फ्यू मतलब कुछ है, यानी कुछ है तो हमारे पास, यानी पॉजिटिव है। और नेगेटिव था हमारा फ्यू, यानी ना के बराबर था, वहाँ पे कुछ नहीं था, इसलिए वहाँ पे नेगेटिव भाव वहाँ प्रकट हो रहा था, इसलिए फ्यू का प्रयोग करते हैं। और ए फ्यू का प्रयोग पॉजिटिव भाव होता है, तो ए फ्यू का प्रयोग करते हैं कुछ के लिए।
इसके एग्जाम्पल में देख लेते हैं दोस्तों। लिखा है ही वांट्स ए फ्यू बुक्स, ही वांट्स ए फ्यू बुक्स, मतलब वह वांट्स मीन्स चाहता है, ए फ्यू बुक्स कुछ पुस्तकें वह चाहता है, वह कुछ पुस्तकें चाहता है। अब यहाँ कुछ लगा है, लेकिन कुछ का मतलब यहाँ पे क्या होगा, इतनी उसकी आवश्यकता तो बहुत है लेकिन उसको कुछ बुक्स चाहिए। आवश्यकता है ज़्यादा लेकिन कुछ ही मिल गया तो सही है। वह कुछ बुक्स चाहता है, तो यहाँ कुछ के लिए ए फ्यू का प्रयोग करेंगे दोस्तों, ए फ्यू का प्रयोग करेंगे, ना कि फ्यू और ना ही द फ्यू। द फ्यू का तो प्रयोग बहुत ही अलग है दोस्तों, वो हम लोग अभी देखेंगे। इसके बाद आता है सी स्पोक ए फ्यू वर्ड्स, सी स्पोक ए फ्यू वर्ड्स। तो ए फ्यू का प्रयोग यहाँ पे क्यों किया गया है, पॉजिटिव भाव में है लेकिन वो आवश्यकता से बहुत कम है और कुछ मात्रा में है, यानी वह बोलता है, वह बोला, वह बोली, सी लिखा है तो वह बोली ए फ्यू वर्ड्स, कुछ शब्द ही वह बोली। तो यहाँ पे हम लोग कुछ के लिए ए फ्यू का प्रयोग करेंगे, ना कि फ्यू और ना ही द फ्यू का प्रयोग, यानी कुछ और आवश्यकता से कम के लिए हम लोग ए फ्यू का प्रयोग करते हैं। तो ये हुआ ए फ्यू का यूज। इसके बाद आते हैं दोस्तों द फ्यू का यूज पढ़ते हैं, इम्पॉर्टेंट है द फ्यू। इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों, यद्यपि कम परंतु सब, मतलब जो कुछ है वह सब कुछ है, बहुत कम उसके पास लेकिन जितना है वह सब कुछ। तो वहाँ पे हम लोग द फ्यू, और इसी तरह हम लोग द लिटिल पढ़ चुके हैं, वैसे ही यहाँ पे यूज हो रहा है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। लिखा है द फ्यू फ्रेंड्स ही हैज़ आर सिंसियर, ही हैज़ आर सिंसियर। अब यहाँ पे हम लोग द फ्यू का यूज किए हैं, यानी बहुत कम हैं, बहुत कम फ्रेंड्स हैं उसके, लेकिन जितने हैं उतने सब, यद्यपि कम लेकिन सभी दोस्त। ही हैज़ आर सिंसियर, मतलब सभी के जितने हैं वो सभी सिंसियर हैं। यहाँ पे ये मतलब हो जाएगा कि कम हैं लेकिन परंतु जितने हैं वो सब, तो द फ्यू का वहाँ पे यूज करेंगे, ऐसा भाव प्रकट हो जाए वहाँ पे तो द फ्यू का यूज करेंगे। इसके बाद आता है द फ्यू वर्ड्स ही स्पोक वर फुल ऑफ विजडम, वर फुल ऑफ विजडम। यहाँ पे भी यही चीज़ है दोस्तों, यद्यपि कम परंतु सभी वर्ड्स, यद्यपि कम परंतु सभी वर्ड्स उसने बोले, तो यहाँ पे ये अर्थ हो जाएगा यद्यपि कम परंतु सभी वर्ड्स। तो द फ्यू का प्रयोग यहाँ पे करेंगे। अब हमने बताया था कि द फ्यू के साथ एक वाक्य जरूर और लगा होगा आगे, जैसे द फ्यू फ्रेंड्स ही हैज़ आर सिंसियर, ये आगे जुड़ा हुआ है। ऐसे यहाँ पे ही स्पोक वर फुल ऑफ विजडम, ये हमारा आगे जुड़ा हुआ है। ये हमारा एक ना एक वाक्य आगे लगेगा तो द फ्यू का प्रयोग करेंगे, या द लिटिल का प्रयोग भी इसी तरह था, हमने बताया था कि एक वाक्य आगे जुड़ा हो गए तो द फ्यू और द लिटिल की ये पहचान हो जाएगी वहाँ पे। तो वहाँ के अगर एक वाक्य और जुड़ा हुआ आगे तो हम लोग सिर्फ द फ्यू का प्रयोग करेंगे, ना कि ए फ्यू और ना ही फ्यू का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ से फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू का हम लोग यूज़ समझ चुके हैं दोस्तों। इसको अच्छे से और देख लेंगे, ना समझ में आए बार बार देखिए दोस्तों, और कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, उसका अच्छे से आपको हम समझा सकते हैं वहाँ पे। अब आगे आते हैं फर्स्ट और फॉरमोस्ट के बारे में देखेंगे। तो फर्स्ट का यूज हम लोग सबसे पहले देखते हैं। फर्स्ट का यूज होगा फर्स्ट इन ऑर्डर, मतलब ऑर्डर में, यानी क्रम में पहला या की बात करते हैं तब हम यहाँ पे फर्स्ट का यूज करेंगे। जैसे राम स्टूड फर्स्ट इन लॉन्ग जंप, यानी लॉन्ग जंप में पहला स्थान पर राम आया, राम पहले स्थान पर लॉन्ग जंप में खड़ा है, इसका मतलब ये है। तो पहले के लिए हम लोग यूज करेंगे फर्स्ट का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, फर्स्ट का यूज करेंगे। इसके बाद आता है नेहरू वाज द फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया। अब फर्स्ट की यानी पहले की बात करेंगे, सर्वप्रथम की बात करेंगे तो वहाँ पे फर्स्ट का यूज हो जाएगा। अब कह रहा है नेहरू वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो ये है नेहरू जी हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो यहाँ प्रथम की बात कर रहा है, इसलिए यहाँ पे द फर्स्ट का यूज किया गया है। क्या यूज किया गया है, फर्स्ट का यूज किया गया है। अब आगे आते हैं, इसी तरह फर्स्ट का हमने पढ़ा, उसके बाद आता है फॉरमोस्ट। फॉरमोस्ट का यूज करते हैं सबसे अधिक ख्याति प्राप्त, यानी कि लीडिंग मोस्ट एमिनेंट, इसका मतलब हो जाएगा नामी। अब नामी किसी भी क्षेत्र में हो सकता है दोस्तों, क्रिकेट के क्षेत्र में हो जाएगा, यानी खेल के क्षेत्र में हो जाएगा,
साइंटिस्ट यानी विज्ञान के क्षेत्र में हो जाएगा। राजनीति के क्षेत्र में भी अगर नामी की बात आ जाए तो वहाँ पे हम लोग फोरमोस्ट का यूज करेंगे। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं, सुनील गावस्कर वाज द फोरमोस्ट क्रिकेटर ऑफ दिस हिज टाइम। यानी सुनील गावस्कर थे, द फोरमोस्ट का यहाँ पे यूज क्या हो जाएगा, नामी, यानी सबसे अधिक ख्याति प्राप्त, यानी नामी क्रिकेटर ऑफ हिज टाइम, अपने टाइम में। यानी सुनील गावस्कर अपने टाइम में बहुत ही नामी क्रिकेटर थे। तो यहाँ पे नामी की बात करें यानी ख्याति प्राप्त की बात करें सबसे अधिक, तो वहाँ पे द फोरमोस्ट का यूज करेंगे दोस्तों। क्या यूज करेंगे, फोरमोस्ट का यूज करेंगे। पहले की बात करें तो फर्स्ट का यूज करेंगे, अगर ख्याति प्राप्त की बात करें यानी नामी की बात करें तो फोरमोस्ट का यूज करेंगे। इसी तरह आइंस्टाइन वाज द फोरमोस्ट साइंटिस्ट ऑफ हिज डे, यानी अपने दिनों में आइंस्टाइन फोरमोस्ट साइंटिस्ट यानी कि सबसे ख्याति प्राप्त वैज्ञानिक थे। आइंस्टाइन सबसे ख्याति प्राप्त वैज्ञानिक थे अपने दिनों में। तो यहाँ पे ख्याति प्राप्त यानी नामी की बात करता है तो वहाँ पे द फोरमोस्ट यूज करते हैं। फोरमोस्ट का यूज समझा हमने, फर्स्ट का भी यूज कर लिया, पहले के लिए फर्स्ट हो जाएगा। ख्याति प्राप्त यानी सबसे अधिक ख्याति प्राप्त या नामी की बात करें तो वहाँ पे फोरमोस्ट का यूज कर लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट और फोरमोस्ट। इसके बाद आते हैं दोस्तों फार्दर और फर्दर का यूज करेंगे। फार्दर और फर्दर का यूज करते हैं हम लोग, आगे देखें। तो फार्दर का प्रयोग क्या होगा दोस्तों, फार्दर का प्रयोग होता है हमारा डिस्टेंस बताने के लिए। किसके लिए, दूरी बताने के लिए हम लोग फार्दर का यूज करते हैं। फार मीन्स दूर या पास, हम लोग अर्थ जानते भी हैं। तो फार्दर का यूज हमारा फार से हम लोग ध्यान दे देंगे कि ये दूरी के लिए, फार के लिए दूरी के लिए ध्यान दे देंगे, डिस्टेंस के लिए हमारा फार से हम फार्दर को ध्यान रखेंगे। और फर्दर का यूज होता है जो FURTHER, जो फर्दर बोलते हैं वो फर्दर से अतिरिक्त का ज्ञान होता है, यानी एडिशनल का ज्ञान हमें होता है फर्दर के लिए। फर्दर मतलब अतिरिक्त के लिए यूज करते हैं। तो इसके एग्जाम्पल में देखते हैं, लेट अस वॉक ए लिटिल फर्दर। लेट अस वॉक ए लिटिल फर्दर। ए लिटिल का यूज तो हम लोग पढ़ चुके हैं दोस्तों, ए लिटिल का यूज हम लोग पढ़ चुके हैं, मतलब कि कुछ और आवश्यकता से कम, ये लिटिल हमने पढ़ा था दोस्तों। तो हम लोग इसका अर्थ निकालें, जैसे लेट अस वॉक ए लिटिल फर्दर यानी चलो टहलें, यानी चलो चलें, ए लिटिल फर्दर कुछ दूरी, कुछ दूरी चलो, कुछ दूरी चलें। तो कुछ दूरी के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, फार्दर का यूज करेंगे। उसके बाद आता है यू में कंटिन्यू अंटिल फर्दर ऑर्डर्स। फर्दर ऑर्डर्स यानी अतिरिक्त के लिए हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे, किसके लिए, फर्दर, मतलब अतिरिक्त ऑर्डर के लिए हम लोग फर्दर यहाँ पे अतिरिक्त के लिए लगाए हुए हैं। यू में कंटिन्यू, तुम लगातार कर सकते हो जब तक कि दूसरा ऑर्डर ना आ जाए, जब तक कि दूसरा ऑर्डर ना आ जाए। अब अंटिल का यूज है, वो अंटिल का यूज हम लोग आगे देखेंगे। तो यहाँ पे ना तिक के लिए अंटिल का यूज होता है दोस्तों, यू में कंटिन्यू अंटिल फर्दर ऑर्डर्स, तुम कंटिन्यू कर सकते हो जब तक कि दूसरा ऑर्डर ना आ जाए, यानी अतिरिक्त ऑर्डर ना आ जाए तब तक के लिए कंटिन्यू कर सकते हो। तो यहाँ पे अतिरिक्त के लिए हम लोग फर्दर का यूज करते हैं। फर्दर का यूज हुआ हमारे डिस्टेंस के लिए और फर्दर का यूज हुआ हमारा एडिशनल के लिए यानी अतिरिक्त के लिए। अब आगे आते हैं दोस्तों, नियरेस्ट और नेक्स्ट की बात करेंगे। नियरेस्ट और नेक्स्ट की बात करते हैं। तो नियरेस्ट में होता है, नियरेस्ट से स्पेस में समीपता का ज्ञान होता है। नियरेस्ट से जो होता है स्पेस में समीपता का ज्ञान होता है। स्पेस में यानी स्पेस जो होता है हमारा, स्पेस जो होता है उसके लिए, मतलब खाली स्थान जो होता है उसके समीपता का ज्ञान होता है वहाँ पे नियरेस्ट के लिए। उसके बाद आता है नेक्स्ट से अगली पोजीशन या ऑर्डर की जानकारी होती है। नेक्स्ट मतलब अगला ही होता है दोस्तों, इसकी हिंदी तो पता ही होगी। अगले की बात करता है तो नेक्स्ट होगा, और स्पेस में समीपता की बात करता है तो नियरेस्ट होगा। नियरेस्ट मतलब समीपता। तो इसके एग्जाम्पल में देख लेते हैं, द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन ऑफ द ताजमहल इज आगरा फोर्ट। द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन टू द ताजमहल इज आगरा फोर्ट, यानी कह रहा है कि सबसे समीपता में जो रेलवे स्टेशन है वो ताजमहल के समीपता में जो रेलवे स्टेशन है वह क्या है, आगरा फोर्ट है। तो समीपता की बात कर रहा है इसलिए यहाँ पे नियरेस्ट का यूज किया गया है। पास की बात कर रहा है यानी स्पेस में समीपता की बात कर रहा है इसलिए यहाँ पे हम लोग नियरेस्ट का यूज करे हुए हैं।
इसके बाद आता है दूसरा एग्जाम्पल, कह रहा है सी वाज सिटिंग नेक्स्ट टू हर हस्बैंड। सी वाज सिटिंग टू नेक्स्ट टू हर हस्बैंड, नेक्स्ट टू हर हस्बैंड यानी अपने हस्बैंड यानी पति के बगल में। पोजीशन होता है अगली में, अगले का मतलब बगल में ही है। वह बैठी है, वह बैठ रही थी अपने हस्बैंड के बगल में। तो यहाँ पे बगल की बात करता है यानी अगली पोजीशन की बात करता है, यानी ऑर्डर की बात करता है कि अपने हस्बैंड के बाद में बात करे या बगल में बात करे तो हमारा नेक्स्ट का यूज वहाँ पर करेंगे। क्या यूज करेंगे? नेक्स्ट का यूज करेंगे। और पोजीशन की बात करता है जहाँ पे समीपता की यानी बात करता है तो नियरेस्ट हो जाएगा। पोजीशन की बात करता है या ऑर्डर की बात करता है तो हमारा नेक्स्ट हो जाएगा, अगले के लिए नेक्स्ट हो जाएगा। तो ये हुआ नियरेस्ट और नेक्स्ट की बात हो गई यहाँ पे दोस्तों। इसके बाद आता है लेस और लेसर की बात करते हैं। लेस और लेसर की बात करते हैं तो लेस का यूज क्या होता है? साइज हो गया, मेजरमेंट हो गया, नंबर हो गया, आदि में छोटा, आदि में छोटा, इसके लिए हम लोग लेस का यूज करेंगे। किसके लिए? साइज हो गया, मेजरमेंट हो गया, नंबर हो गया, इसमें सब में छोटा की बात करते हैं तो हमारा उसकी अंग्रेजी होगी लेस। इसके बाद देन का प्रयोग करते हैं, ये ध्यान देंगे। इसके बाद हम लोग देन का यूज अवश्य करेंगे। अगर लेस लगा है तो देन का यूज होगा। जैसे एग्जाम्पल में देख लेते हैं, देयर आर लेस देन 20 स्टूडेंट्स इन द क्लास। देयर आर लेस देन 20 स्टूडेंट्स इन द क्लास यानी हम लोग मेजरमेंट की बात करें, नंबर की बात करें तो यहाँ नंबर की बात हो रही है कि यहाँ पे 20 स्टूडेंट्स यानी 20 विद्यार्थियों से भी कम इस कक्षा में हैं। यहाँ पे 20 से भी कम विद्यार्थी हैं, से भी कम की बात कर रहा है यानी उससे भी कम की बात कर रहा है, नंबर में है, इसलिए हम लोग यहाँ पर लेस का यूज़ करते हैं। और देन का यूज़ तो किया गया, ये ध्यान रखेंगे दोस्तों। लेस के बाद हम लोग सिर्फ देन का प्रयोग करेंगे। ये इरर आ सकता है, लेस के बाद देन का प्रयोग ना हो और भी कुछ हो, टू का प्रयोग हो सकता है तो वहाँ पे हमारा इरर हो जाएगा। लेस के बाद देन का प्रयोग अच्छे से याद रखेंगे। और कम के लिए यूज होता है यानी छोटा के लिए यूज होता है, साइज में हो या मेजरमेंट में हो या नंबर में हो तो वहाँ पे हमें छोटा के लिए लेस का यूज करेंगे। इसके बाद आता है लेसर। लेस से ही बना है लेसर। तो इसके क्या यूज होता है? इसमें क्या होता है दोस्तों? ये किस लिए यूज होता है? उतना बड़ा नहीं जितना दूसरा वाला। लेसर का यूज होता है उतना बड़ा नहीं जितना दूसरा वाला, यानी और कोई है उसमें जो उससे बड़ा है, और कोई है जो उससे बड़ा है। एग्जाम्पल में देखते हैं अच्छे से, लिखा है इट इज़ द लेसर ऑफ द टू एविल्स, यानी दो एविल्स हैं तो उसमें से कह रहा है एक है जो वो उतना बड़ा नहीं है जितना कि दूसरा वाला है, इतना बड़ा नहीं है जितना कि दूसरा वाला है। यहाँ पे द लेसर यूज करेंगे। इट इज़ द लेसर ऑफ द टू एविल्स, यानी एक एविल की बात कर रहा है, कह रहा उन दोनों में से वह उतना बड़ा नहीं है जितना कि दूसरा वाला है, तो वहाँ पे हम लोग लेजर का प्रयोग करेंगे। इसके बाद आता है एक और, ए लेजर मैन हैव गिवन अप द स्ट्रगल बट नॉट सो महात्मा गांधी, यानी ए लेजर मैन यानी उतना बड़ा आदमी नहीं है जितना कि महात्मा गांधी। महात्मा गांधी की बात तो अलग ही है दोस्तों, उतना स्ट्रगल नहीं किया उस आदमी ने जितना कि किसने किया? महात्मा गांधी ने किया। तो वहाँ हमारी तुलना कर रहा है किसी दूसरे से, तो वहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करेंगे? लेसर का प्रयोग करेंगे। यानी अगर कह दे दो लोग हैं उनमें से तुलना कर दे कि वो उतना बड़ा नहीं है जितना कि वो दूसरा वाला, तो हम लोग उसके लिए क्या यूज करेंगे? लेसर का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? लेसर का यूज करेंगे। ये हो गया हमारा लेस और लेसर का यूज। क्या हो गया? लेस और लेसर का यूज। इसके बाद आता है दोस्तों इल्डर और ओल्डर और इल्डेस्ट और ओल्डेस्ट, इनका यूज एक साथ समझेंगे हम लोग दोस्तों। तो सबसे पहले आते हैं पॉइंट में, इल्डर तथा इल्डेस्ट का प्रयोग हमारा होता है केवल पर्सन्स के लिए होता है, केवल पर्सन के लिए होता है हमारा इल्डर और इल्डेस्ट का यूज। ध्यान रखेंगे दोस्तों, इल्डर और इल्डेस्ट का प्रयोग पर्सन के लिए होता है, और इल्डर के बाद हमेशा देन का प्रयोग नहीं होता है। इल्डर के बाद देन का प्रयोग नहीं होता है, और ये सगे संबंधी के लिए होता है इल्डर। क्या होता है? मतलब सगे संबंधी का मतलब क्या होगा दोस्तों? जहाँ पे हमारा ब्लड रिलेशन हो तो वहाँ पे हमारा इल्डर का यूज हो जाएगा। एग्जाम्पल में देख लेते हैं दोस्तों, माई अंकल इज इल्डर टू माई फादर,
माई अंकल इज इल्डर टू माई फादर। अब हम लोग यहाँ पे अगर बात करें ओल्डर लगा दें तो ओल्डर नहीं लगेगा, क्योंकि वो सगे संबंधी के लिए नहीं लगता है। इल्डर हमारा सगे संबंधी के लिए लगता है, इसलिए हम लोग इल्डर यहाँ लगाएंगे। मतलब मेरे चाचा जो हैं वो इल्डर हैं। किससे? मेरे पिताजी से, मेरे पिताजी से। तो इल्डर हमारा हमेशा सगे संबंधी के लिए लगेगा। किसके लिए लगेगा? सगे संबंधी के लिए होगा। और उसके बाद कहते हैं संतोष इज माई इल्डर सन। संतोष इज माई इल्डर सन। तो यहाँ पे भी इल्डर का यूज हम लोग रिलेशन में कर रहे हैं, सगे संबंधी के लिए कर रहे हैं। बस यही इरर आता है दोस्तों, यही इरर आएगा सगे संबंधी से रिलेटेड। अगर सगे संबंधी नहीं होंगे तो वहाँ ओल्डर लगा होगा, अगर होंगे तो वहाँ पे इल्डर लगा होगा। वहाँ पे क्या लगा होगा? इल्डर लगा होगा। वह यही होगा हमारा इल्डेस्ट में भी। जैसे आता है माई इल्डेस्ट सिस्टर, माई इल्डेस्ट सिस्टर यानी मेरी बड़ी बहन इज लिविंग इन USA। तो ये हमारा मेरी सिस्टर है, यानी हमसे कोई ना कोई तो हमारा संबंध उनसे है, यानी ब्लड रिलेशन तो हमारा उनसे है ही। मेरी सिस्टर है तो रिलेशन तो होगा ही, इसलिए हम लोग यहाँ पे इल्डर का यूज हुआ है। और इसीलिए यहाँ पे हमारा पुत्र है, संतोष इज माई ओ इल्डर सन है, यानी मेरा बड़ा पुत्र है, इसलिए यहाँ पे इल्डर का यूज किया गया है, क्योंकि मेरा ही पुत्र है वो, हमारा सगा संबंध है। और यहीं अंकल की बात की गई, यहाँ भी सगा संबंध है। अब ये याद रखेंगे इल्डर और ओल्डेस्ट का, इल्डर का यूज हम लोग, इल्डेस्ट का यूज हम लोग करेंगे सगे संबंधी के लिए। और इल्डर के बाद हमेशा देन लगेगा, इल्डर के बाद देन का प्रयोग नहीं होगा। मतलब ये याद रखेंगे, इल्डर के बाद देन का प्रयोग नहीं होगा। और इसका आगे पॉइंट आता है दोस्तों, आगे पॉइंट आएगा ओल्डर और ओल्डेस्ट के लिए। ओल्डर और ओल्डेस्ट के लिए तो ओल्डर और ओल्डेस्ट का प्रयोग हमारा जानवर, प्राणियों तथा निर्जीव वस्तुओं के लिए होता है। वो हमारा सिर्फ पर्सन्स के लिए होता था, और ये हमारा जानवर, प्राणियों तथा निर्जीव वस्तुओं के लिए भी होता है हमारा ओल्डर और ओल्डेस्ट का प्रयोग। वहाँ सगे संबंधी के लिए होता था सिर्फ इल्डर और इल्डेस्ट का प्रयोग। अब यहाँ पे समझते हैं एग्जाम्पल में, सी इज ओल्डर देन हर ब्रदर। सी इज ओल्डर देन हर ब्रदर। उसके भाई की अपेक्षा ओल्डर यानी छोटी है, वह उसके भाई की अपेक्षा, अपने भाई की अपेक्षा छोटी है। तो यहाँ हमें ओल्डर के बाद देन लगा हुआ है, तो हमारा ये सही है। अगर यहीं पे हमारा इल्डर लगा देता, इल्डर देन लगा देता, देन लगा है इसलिए हमारा ये ओल्डर सही है, देन लगा है इसलिए हमारा ये ओल्डर सही है। नहीं तो सिर्फ यहाँ पे हम इल्डर का यूज भी कर सकते थे दोस्तों। अगर हम लोग ओल्डर की जगह इल्डर के लिए रख दें, देन को रखा रहने दें, तो हमारा इरर हो जाएगा वहाँ पे। तो ये ज़रूर ध्यान रखेंगे, इल्डर के साथ में देन का प्रयोग नहीं होता है, ओल्डर के साथ में हो जाता है। तो ये हमारा हो गया ओल्डर का प्रयोग। और आगे देखते हैं दोस्तों, हरि किशन इज द ओल्डेस्ट मैन ऑफ दिस लोकेलिटी, ऑफ दिस लोकेलिटी। हरि किशन इज द ओल्डेस्ट मैन ऑफ दिस लोकेलिटी। अब देखिए यहाँ पे कोई सगे संबंध की बात नहीं कर रहा है दोस्तों। हरि किशन इज द ओल्डेस्ट मैन यानी बहुत ही नए आदमी हैं, पुराने आदमी हैं। कहें अगर हरि किशन इज द ओल्डेस्ट मैन ऑफ दिस लोकेलिटी, तो यहाँ पे हमें कोई संबंध नहीं पता चल रहा है, और यहाँ पे हमें प्राणी की बात कर रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पे ओल्डेस्ट का प्रयोग सही है यहाँ पे। अगर यहीं हमारा भाई ओल्डेस्ट तो सही भी सही, सब जगह ही सही हो जाएगा दोस्तों। तो ये हमारा हो गया हरि किशन इज द ओल्डेस्ट मैन ऑफ दिस लोकेलिटी, सही हो जाएगा। अब इसके बाद आता है दिस इज द ओल्डेस्ट ट्री। अब देखिए ये इस जगह अगर हम लोग इल्डेस्ट का यूज कर दें, इस जगह हम लोग अगर इल्डेस्ट का यूज कर दें दोस्तों, तो वो हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि इल्डेस्ट का प्रयोग हमेशा जो होता है वो पर्सन के लिए होता है, यानी प्राणी यानी पर्सन के लिए होता है अकेले, इसलिए यहाँ हमारा इल्डेस्ट गलत हो जाएगा, ओल्डेस्ट ही लगेगा दोस्तों, क्योंकि हमारा निर्जीव वस्तु के लिए भी ओल्डेस्ट लग जाता है। ओल्डर हो या ओल्डेस्ट, निर्जीव वस्तुओं के लिए भी लग जाएगा, प्राणियों के भी लग जाएगा, जानवर के भी लग जाएगा, सबके लिए लग जाएगा ओल्डेस्ट या ओल्डर। इसके बाद आता है द फोर्ट इज ओल्डर देन द वन एट ग्वालियर, ओल्डर देन द वन एट ग्वालियर। अब देखिए दोस्तों, ओल्डर के बाद देन का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पे यही सबूत है कि देन का प्रयोग है, इसलिए हम लोग ओल्डर का प्रयोग किए हुए हैं। अगर देन ना होता तो हम इल्डर का प्रयोग कर सकते थे या नहीं कर सकते दोस्तों? तो बताइए, यहाँ पे नहीं कर सकते थे, क्योंकि इल्डर का प्रयोग हम लोग करेंगे सिर्फ पर्सन्स के लिए,
सिर्फ पर्सन्स के लिए। और ये तो हमारा क्या है, ये निर्जीव वस्तु है। दिस फोर्ट, यानी फोर्ट हमारा तो निर्जीव होता है दोस्तों, इसलिए हमारा यहाँ पे ओल्डर का प्रयोग ही होगा, इल्डर का प्रयोग नहीं होगा। तो ये देखते चलिए दोस्तों, ईडर ईरर कहाँ पे ईरर हो सकती है। तो यहाँ पे ईरर अगर इल्डर कर दें तो भी ईरर हो जाएगा, सिर्फ इल्डर लग दें, और इल्डर के साथ में दैन लग दें तब तो ईरर है ही दोस्तों। अगर सिंपल इल्डर रहेगा तो भी ईरर हो जाएगी, सिर्फ यहाँ पे ओल्डर देन ही आएगा। क्या आएगा, ओल्डर देन द वन एट ग्वालियर। तो ये हो गया हमारा इल्डर, इल्डेस्ट, ओल्डर, ओल्डेस्ट, इनका यूज हो गया। अब आगे आते हैं दोस्तों, अदर और एनदर देखेंगे, अदर और एनदर देखेंगे। तो अदर का प्रयोग क्या होगा, सेकेंड वन के लिए, और एनदर का प्रयोग क्या होगा, एडिशनल यानी मोर के लिए हो जाएगा। किसके लिए हो जाएगा, एडिशनल यानी अधिक के लिए, और हो जाएगा अतिरिक्त के लिए हो जाएगा एनदर। अदर का प्रयोग तो सब लोग देख ही चुके होंगे दोस्तों, सेकेंड वन के लिए अदर का प्रयोग करते हैं। और एनदर का प्रयोग देख लेते हैं उदाहरण में, आई एम स्टिल थर्स्टी, मैं अभी थर्स्टी यानी प्यासा हूँ, प्लीज गिव मी अनदर ग्लास ऑफ वाटर। अनदर मतलब एक और ग्लास, यानी अतिरिक्त ग्लास पानी का लाओ, अतिरिक्त ग्लास पानी लाओ, ये कह रहा है यहाँ पे। तो इसलिए एडिशनल का प्रयोग किया गया, इसलिए यहाँ पे अनदर का यूज हुआ है, यहाँ पे अनदर का प्रयोग हुआ है। इसी जगह अगर कह देता अदर तो वहाँ पे क्या हो जाता, ईरर आ जाती, वहाँ पे ईरर आ जाती, इसलिए यहाँ पे अनदर का प्रयोग किया गया है, यानी अतिरिक्त की बात करता है, इसलिए यहाँ पे अनदर का प्रयोग हुआ है। इसके बाद आते हैं दोस्तों, लेटर और लेटर की बात करेंगे। लेटर और लेटर की बात करेंगे, दोनों ही लेट की कंपैरेटिव डिग्री हैं दोस्तों, दोनों ही लेट की कंपैरेटिव डिग्री हैं, लेटर और लेटर दोनों का, लेकिन अर्थ अलग होगा, यूज अलग होगा। क्या है यूज, सबसे पहले लेटर की बात कर लेते हैं, LATER, इसमें क्या होता है, अर्थ इसका क्या होता है, बाद में। लेटर का मतलब बाद में होता है, यानी समय के प्रयोग के लिए होता है, इसका समय के प्रयोग होता है, यानी अपोजिट ऑफ अर्लियर। अगर इसका अपोजिट कहेंगे तो ये अर्लियर का अपोजिट है। अर्लियर मतलब पहले और लेटर मतलब बाद। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं कैसे होगा, ही केम टू मीट मी लेटर, यानी ही केम टू मीट मी लेटर, यानी बाद में आओ मुझे मिलने, उससे मिलने बाद में आओ। ये हो गया, मतलब कि लेटर हमारा यहाँ पे बाद में के अर्थ के लिए होता है, यहाँ पे लेटर नहीं लगा सकते, उसका अर्थ हम लोग ऑर्डर के लिए होता है वो दोस्तों, लेटर, तो ऑर्डर की जगह में वो यूज करेंगे लेटर। और यहाँ पे लेटर क्या होता है, बाद के अर्थ के लिए, यानी अर्लियर का अपोजिट होता है, तो यहाँ पे बाद के अर्थ के लिए हम लोग बाद में अर्थ के लिए लेटर का यूज करते हैं। और लेटर का यूज करते हैं दोस्तों, अर्थ क्या होता है, बाद वाला, इसका अर्थ होगा बाद वाला, यानी किसी पर्सन की बात करेगा, वहाँ पे ये किसी पर्सन की बात करेगा। बाद वाला यानी ऑर्डर्स के लिए यूज होता है, यानी ऑर्डर मतलब क्रम के लिए एक यूज होता है, यानी अपोजिट ऑफ फार्मर होता है। फार्मर मीन्स होता है पहले वाला, और लेटर मीन्स होता है बाद वाला। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्तों, हर्षा एंड मीना आर टू सिस्टर बट द लेटर इज, यानी बाद वाली। हर्षा और मीना दो बहनें हैं, लेकिन बाद वाली इज मोर इंटेलिजेंट दैन द फार्मर। यानी देखिए, लेटर का अपोजिट यहाँ यूज किया गया है देन के साथ में, तो फार्मर यूज किया गया है। यानी हर्षा और मीना दोनों बहनें हैं, लेकिन बाद वाली जो है वो अधिक इंटेलिजेंट है, यानी अधिक बुद्धिमान है पहली वाली से, यानी मीना जो है वो हर्षा से अधिक बुद्धिमान है। तो ये यहाँ पे बात की गई है, और यहाँ पे बहुत ही अच्छा वर्ड है, ये सेंटेंस है दोस्तों, इसको याद रखेंगे कि कैसे इसमें इरर भी दे सकता है, यानी इरर ऐसे भी दे सकता है, लेटर की जगह में लेटर कर दे, लेटर की जगह में लेटर कर दे, फार्मर की जगह में कुछ और कर सकता है, तो यहाँ हमारा इरर आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे हमारा इरर आ जाएगा। और ये हमारी ध्यान रखेंगे, हमारी कंपैरेटिव डिग्री ही हैं, दोनों हमारी कंपैरेटिव डिग्री ही हैं। तो ये हमारा हो गया लेटर और लेटर की बात। तो यहाँ से हमारा ये वीडियो यूजेज ऑफ एडजेक्टिव्स का ख़त्म होता है। महत्वपूर्ण एडजेक्टिव्स के हमने यूजेज पढ़े दोस्तों। इसमें से अगर आपको कुछ ना समझ में आया हो और
कुछ भी ना समझ में आ रहा हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, उसको हम अच्छे से समझाएंगे दोस्तों आपको। और अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करिएगा दोस्तों। और सरकारी विद्यालय में एक सीट पक्की करना चाहते हैं आप अपनी, तो हमारे यूजे पाठशाला चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना कभी मत भूलिएगा, जिससे हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाएगा और आप सबसे पहले उस वीडियो को देख सकेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ हम मिलेंगे अगले वीडियो में नए अंदाज में। जय हिंद।